उपचुनाव के दंगल की। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव का दंगल देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत की। आपको बता दें कि झंडा बरदारी करने के लिए सीएम डिप्टी सीएम को सियासी माहौल भांपने की जिम्मेदारी दे दी है। दो सीटें मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री के जिम्मे दे दी गई। इन सभी नेताओं के साथ पहले ये तय 3-3 मंत्रियों को सभी 10 सीटों पर लगाया गया था। सीएम योगी के जिम्मे अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के साथ साथ अंबेडकर नगर की कचहरी की सीट है। वहीं केशव मौर्य को फूलपुर और मंझावा सीट की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ब्रजेश पाठक को आपको बता दें कि मऊ और करहल की जिम्मेदारी मिली है। इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को भी 2-2 सीटें दे दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों सीटों का सियासी समीकरण को साधने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम ने 2 दिन के अयोध्या दौरे के बाद अंबेडकर नगर का रुख किया है, जहां सीएम योगी चुनावी आपको बता दें कि व्यूचना करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सपा ने भी उपचुनाव को लेकर कमर कसी हुई है। सपा ने 4 सीटों पर लगभग नाम तय कर दिए हैं और 4 सीटों पर अभी भी मंथन चल रहा है। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिल सकता है। तो बता दें कि कटहरी से लालजी वर्मा को उनकी जो बेटी हैं छाया वर्मा, उनको मौका मिल जाएगा। करल से तेज प्रताप सिंह यादव को भी टिकट लगभग उनका तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि सीसामऊ से इरफान सोलंकी के परिवार को टिकट दिया जा सकता है। कुंदुरकी से पूर्व एमएलए हाजी रिजवान को टिकट मिल सकता है और मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। तो वहीं दूसरी ओर बसपा ने भी उपचुनाव को लेकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बसपा ने उपचुनाव में SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण का मुद्दा बनाने की तैयारी की है। इसके लिए बीएसपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे और लोगों को उप वर्गीकरण के नुकसान बताएंगे। ऐसे में चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसके वादे दावों पर एतबार करती है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़ चुके हैं जो सियासी पिच के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फिलहाल सियासी घमासान अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की या फिर बहुजन समाज पार्टी की, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कमर कसी हुई है। लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। तो सपा ने 4 सीटों पर नाम लगभग तय कर दिए हैं। सूत्र बता रहे हैं 4 पर अभी नाम और तय कर रहे हैं। इसको लेकर भी अपडेट मिल रहा है। तो आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारी में लगातार सियासी दल जुटे हुए हैं, क्योंकि उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का परिणाम आया उसके बाद से ही उपचुनाव के नतीजों को साधने के प्रयास लगातार पार्टी कर रही हैं। अखिलेश यादव आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद काफ़ी उत्साहित हैं। तो वहीं जैसे ही आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद स्थिति साफ होगी कि जनता ने किसके पक्ष में माहौल बनाया है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है। लगातार आपको बता दें कि सीटों पर मंथन भी किया जा रहा है। 2-2 सीट बड़े बड़े नेताओं के जिम्मे सौंपी गई है। किस तरीके से ये सीट निकालनी है इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। कहाँ क्या पर समीकरण बन सकते हैं उसको लेकर चर्चा चल रही है। किस तरीके से तैयारी करनी है उसको लेकर भी लगातार कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि तमाम दावे जरूर यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन अब देखना ये रहेगा कि आने वाले समय में स्थिति क्या बनती हुई नजर आएगी। हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अयोध्या से अनिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अम्बेडकर नगर से निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले अनिल, आप ही का रुख करूंगा अयोध्या से। जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी की बात कर लें या फिर बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी लगातार तैयारी कसी हुई है उपचुनाव को लेकर, अब क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर? ही व्यापक है, क्योंकि इस बार चंद्रशेखर रावण ने भी यहाँ पर जनसभा की हुई। इससे लग रहा है कि आजाद पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ने वाली है। अब देखिए, अगर चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर दो ही पार्टियों में चुनाव होना है, एक है भाजपा, दूसरी है सपा। ऐसे में जो सपा की पार्टी है उसमें काफी विघटन सा नजर आ रहा है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़े पड़े हैं। उनका कहना है कि क्या सारी सीटें अवधेश प्रसाद को ही चाहिए, सारी जितनी भी यहाँ पर जिम्मेदार पोस्ट है सारी उन्हीं को चाहिए। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि मेरी बातें नहीं सुनी जाती, अवधेश प्रसाद मेरी बातें नहीं सुनते। हमको पहले आश्वासन दिया कि आपको टिकट दिलाया जाएगा, उसके बाद मुझे दौड़ाया, चुनाव में लगातार मुझसे सेवा ली, लेकिन अब जब ऐन वक्त आया तब मुझे टिकट ना दिलाकर अपने बेटे को टिकट दिलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति है। साथ ही अगर जनता की बात करूं तो जनता भी इस वक्त जो वर्तमान परिदृश्य है अयोध्या का उसको लेकर खासी नाराज है। समाजवादी पार्टी से खासी नाराज है यहाँ के जो सांसद अवधेश प्रसाद हैं इनसे। आपको बताता चलूं, जिस तरह से अभी 12 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ था, वहां से जिस तरह से किरकिरी हो रही समाजवादी पार्टी की, ये किसी से भी छुपा नहीं है।
जनता ये कह रही है कि जब एक बार इनको सांसद बनाया गया, हम लोगों ने कितनी मेहनत करके इनको सांसद बनाया, और सांसद बनने के बाद इन्होंने क्या किया, हम ही लोगों को गाली खिलाई। दूर दराज में जो बैठे हुए हैं वो गालियां दे रहे हैं इस बात को लेकर कि जिसको हमने सांसद चुना है वो लगातार अयोध्या की बदनामी कर रहा है। उसको केवल अयोध्या की गलियों में कीचड़ नजर आता है, अयोध्या में केवल गंदगी नजर आती है। यही गंदगी अगर अवधेश प्रसाद को अपने साथियों में दिख जाती तो जो ये 12 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ है, तब ये शायद तस्वीरें नहीं आती। ऐसा कहना है क्षेत्र की जनता का। क्षेत्र की जनता यहाँ तक कहती है कि पहले भी ये यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तब भी इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। अगर दोबारा विधायक बन जाएंगे तो क्या उम्मीद किया जाए उनसे। ये स्थिति है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की। जी ठीक है, लेकिन अब अम्बेडकर नगर से निकिता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। निकिता, जिस तरीके से लगातार बता रहे हैं अनिल की अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिलने की जो बात है वो ये लगातार सामने आ रही है, परिवारवाद एक बार फिर से देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी में। क्या समीकरण बन सकते हैं उपचुनाव को लेकर, क्या अधिक जानकारी आपके पास है? देखिए, कुछ ही समय में उपचुनाव होना है और ऐसे में सभी पार्टी अपनी तेरी चोटी का जोर लगा रही है। मुकाबला साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस का ही है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी। अब इसके परे हट की अगर बात करें, 10 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पूरी 10 सीटों का जो जिम्मा है वो अपने सर ले लिया है। खास तौर पर उन्होंने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और साथ ही साथ अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट अपने पास रखी है। यही एक वजह है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 2 महीने बाद निरीक्षण करने पहुंचे हैं कि आखिर कौन सा चेहरा उतारा जाए, कौन सा चेहरा मजबूती से लड़ सकता है, कौन सा कॉम्पिटिटिव चेहरा है, किसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मजबूत है। साथ ही साथ देखिए, जिस तरीके से नतीजे आने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अम्बेडकर नगर में अपने 1 दिवसीय दौरे पर हैं, अम्बेडकर नगर पहुंच चुके हैं, लगभग 3 घंटे यहाँ पर रहेंगे और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है वो कटहरी विधानसभा उपचुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है, इसलिए भी कि मुख्यमंत्री ने उपचुनाव से पहले इस विधानसभा की जो कमान है वो खुद संभाल ली है और आज इस विधानसभा की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी लेंगे। 2022 में अब हम चलते हैं। 2022 में भाजपा ने ये सीट निषाद पार्टी को दे दी थी। निषाद पार्टी अपने सिंबल पर यहाँ चुनाव लड़ी थी, लेकिन निषाद पार्टी के जो अवधेश द्विवेदी है समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा से चुनाव हार गए थे। अब ये सीट लालजी वर्मा के जो सांसद बन जाने के कारण से खाली हो गई। यहाँ जल्दी उपचुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि भाजपा इस सीट को इस बार अपने पास रखेगी और अपने ही सिंबल पर जो चुनाव है वो लड़ाएगी। मुख्यमंत्री इस सीट को लेकर के आज जातीय समीकरण तो समझेंगे ही, साथ ही साथ भाजपा पार्टी वर्कर की जो समस्याएं हैं उनके साथ संगठन का हाल भी लेंगे। मुख्यमंत्री इसके अलावा आपको बता दूं कि कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और ये जो सारे प्रोग्राम हैं उनके उसमें साफ तौर पर ये नजर जरूर आ रहा है कि अब क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मैदान में है, सुपर 30 उन्होंने स्पेशल 30 अपनी जो टीम है टीम 30 तैयार की है, सभी मंत्रियों को क्षेत्र में भेजा जा रहा है। साथ ही साथ टीम 5 तैयार की है जिसमें 2-2 सीटों का जो जिम्मा है वो ले लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं भूपेन्द्र सिंह चौधरी, साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल। तो ये स्पेशल 5 हो गया और इनका जो स्पेशल 30 टीम है इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई कसर और कमी नहीं छोड़ना चाहती है। तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास बेहद अहम है, इसीलिए देखिए ग्राउंड जीरो पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं इन दोनों सीटों का, उन दोनों जगहों का निरीक्षण करने और तमाम जो विकास कार्य है उनमें क्या गति आ रही है इन सबका जायजा लेने। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद शबाब भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। शबाब, जिस तरीके से लगातार देखिए, अब जिस तरीके से अयोध्या में जरूर किरकिरी हुई समाजवादी पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद तैयारी लगातार सभी पार्टी की तरफ से चल रही है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें या फिर बसपा की बात कर लें। क्या समीकरण बन सकते हैं ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि निकिता और अनिल ने जिस तरीके से जानकारी दी है, जहां पर तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है?
बिल्कुल, देखिए ये जो बाई इलेक्शन है, आप इसको दोनों ही पार्टियों का लिटमस टेस्ट कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जी। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद मदमस्त है। उसको अपने इस जीत के दस्तूर को कायम रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का प्रेशर है कि पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वो लोकसभा चुनाव में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जितना उम्मीद की जा रही थी। तो अब इस बाई इलेक्शन के जरिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने आप को साबित करती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से निकिता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर 5 बड़े लोगों को जिम्मा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 सीटों का जिम्मा लिए हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिम्मा लिया है, ब्रजेश पाठक हैं, धर्मपाल संगठन के लोगों को लगाया गया है। तो सीधे तौर पर इस बात को समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरी कोशिशें, पूरी जोर आजमाइश है, तो वही समाजवादी पार्टी भी इसमें कोई कोर कसर रखना नहीं चाहती। आपको बताऊं कि अखिलेश यादव आज ही दिल्ली वापस हो रहे हैं लखनऊ से। दोपहर में 3:30 बजे के आसपास वो लखनऊ से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। इस बीच में लोकसभा के सत्र को वो बीच में छोड़कर लखनऊ आए थे, क्योंकि विधानसभा का सत्र खत्म हुआ था। उसके बाद जो तमाम विधायक थे उन्होंने अखिलेश यादव को फीडबैक दिया। खास तौर से जो 10 ये सीटें थीं, इनके जो विधायक थे आसपास के, वो लखनऊ में रुके रहे। उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और अखिलेश यादव ने उन तमाम विधायकों से फीडबैक लिया, क्योंकि प्रत्याशियों का चयन इस चुनाव में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी जो खबरें हैं समाजवादी पार्टी के खेमे से, वो ये बताती हैं कि समाजवादी पार्टी 10 में से 6 सीटों पर लगभग नाम अपने तय कर चुकी है। जहां पर उसे जो है प्रत्याशियों को चुनना है, वो सीटें जो हैं लगभग तय हैं। उनमें अधिकतर जो सांसद बने हुए प्रत्याशी हैं उनके ही परिवार के लोगों को टिकट दिया जाना संभव है। इसमें सबसे पहला नाम अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का है। अवधेश प्रसाद पासी वहां से सांसद हुए, तो अब उनके बेटे अजीत प्रसाद को वहां से टिकट मिल सकता है। इसकी खबरें जोरदार हैं और मुमकिन उम्मीद है कि उनको टिकट दिया जाएगा। ठीक यही बात अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की भी है, जहां से लालजी वर्मा जब सांसद बने तो अब उनकी बेटी छाया वर्मा को जो है वो टिकट मिल सकता है। लालजी वर्मा ने पूरी जो फील्डिंग है वो सेट कर रखी है और अखिलेश यादव इस बात पर मान भी गए हैं कि छाया वर्मा को टिकट दिया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट सीट करहल की है, जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक थे। उस सीट पर अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद अब वहां से तेज प्रताप तेजू जो पूर्व सांसद हैं और अखिलेश यादव के परिवार के हैं, उनको टिकट मिल सकता है। उनकी भी खबरें, अटकलें जो हैं बहुत तेज हैं। चौथा नाम है सीसामऊ सीट का, कानपुर की है। इरफान सोलंकी को जब सजा हुई वहां के विधायक, तो अब उनके ही परिवार में उनकी पत्नी या उनकी मां को वहां से टिकट दिया जा सकता है। इसकी भी खबरें जोरों पर हैं और ऑलमोस्ट यही होगा। इसके साथ कुंदरकी का अगर जिक्र करें तो वहां से पूर्व एमएलए हाजी रिजवान को मौका मिल सकता है। मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा को टिकट दिया जा सकता है। अब बची 4 सीटों का क्या होगा? इन 4 सीटों में समाजवादी पार्टी को गठबंधन की भी जो भूमिका है उसको भी जिंदा रखना है, गठबंधन का जो धर्म है उसको भी निभाना है। तो ऐसे में खबरें ये हैं कि बाकी बची 4 सीटों में 2 सीटें कांग्रेस के खेमे में जा सकती हैं, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे सकती है। अब वो 2 सीटें कौन होंगी वो जो है जल्दी इसका भी फैसला हो जाएगा। कांग्रेस भी इस पर चिंतन मंथन कर रही है। लेकिन जो 6 सीटों पे मैंने आपको नाम बताए, उनमें से कोई भी एक सीट कांग्रेस को नहीं मिलने जा रही है। बाकी बची हुई 4 सीटों में से ही 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदर खाने से ये खबरें हैं कि कांग्रेस 2 नहीं बल्कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी कि 10 में से 3 सीटों पर कांग्रेस चाहती है, बाकी की 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब ये बड़ा एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार गठबंधन में बीच का रास्ता क्या निकलता है। तो अखिलेश यादव आज दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से जब वो लौट कर आएंगे उसके बाद इन तमाम चीजों पर फाइनलाइज बात हो सकती है। मुमकिन उम्मीद यह भी है कि लोकसभा में राहुल गांधी के साथ में अखिलेश यादव की बातचीत इस विषय पर भी हो सकती है कि जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है उसमें गठबंधन की किस तरीके से जो भूमिका है उसको निभाया जाए। आप कितनी मजबूत हैं सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, आप इस बात को बताएं, क्योंकि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनावों में भी जो सीटों का बंटवारा किया था उसमें कांग्रेस से ये बात कही थी कि आप जिताऊ कैंडिडेट बताइए, अगर मैं आपको बनारस की सीट गठबंधन में दे रहा हूं तो क्या आप बनारस में परफॉर्म कर पाएंगे? अजय राय ने वहां पर करके दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी की जीत की मार्जिन को कम किया। तो अब कांग्रेस भी इस बात को लेकर के पूरे कॉन्फिडेंस में है कि इस बार के बाई इलेक्शन में वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े, क्योंकि उसको भी विधानसभा के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत करना है। ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ना भी अनाउंस हुआ हो, लेकिन जो सियासी गर्मियां हैं, जो सियासी गलियारों की गहमा गहमी है, वो साफ तौर से दिख रही है। सीटों पर नामों का ऐलान बहुत जल्द होगा। बाई इलेक्शन के नाम के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा दमखम लगा रखा है। ठीक है जी। अनिल लगातार बने हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से विस्तार से शबाब ने जानकारी दी, ऐसे में कहीं ना कहीं जो परिवारवाद का जिक्र होता है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी भी मंत्री या सांसद के बेटे को टिकट देना, बेटी को टिकट देना, आगे बढ़ाना, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या स्थिति अभी और बन सकती है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ नाम साफ होते हुए नजर आ रहे हैं क्या? कुछ तस्वीरें साफ नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जो इस बार का माहौल है वो काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि उत्साह से लबरेज है ये इंडिया गठबंधन। तो वहीं पर उत्साह से लबरेज हो गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसकी कमान यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली है। अभी कल ही वो आए थे और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर एक अहम बैठक के करीब मंथन 1.5 घंटे चला है, जिसमें उन्होंने पूरी रणनीति कैसे क्या करना है उस पर एक विशेष चर्चा की है। इसको लेकर एक चीज कहा जा सकता है कि जो इस बार का चुनाव है यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा के अयोध्या जनपद के, ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इधर जो लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ नहीं आए थे, इसको लेकर कुछ कार्यकर्ताओं में हल्का सा नाराजगी थी कि क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, कल जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जिस तरह से अचेत पड़े कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम उन्होंने किया, आज जोश जो है सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर झलक रहा है। यहाँ पर जो भी पार्टी के जिम्मेदारों के चेहरे पर जोश साफ झलक रहा है, एक नई ऊर्जा देखी जा रही है उनके अंदर, और ये ऊर्जा कहीं ना कहीं एक सार्थक प्रयास के रूप में सफल होती नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम सपा की बात करें तो सपा के जो भी कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं कि यहाँ पर कई लोगों को सपा सुप्रीमो ने इस बात का आश्वासन दिया कि इस बार टिकट तुम्हें ही मिलेगा, जाकर फील्ड में काम करो। वो इस बात को लेकर नाराज है कि जब इन्हीं को देना था तो फर्जी मुझे आश्वासन क्यों दिया गया, झूठा आश्वासन मुझे क्यों दिया गया। वो लगातार इस बात की चर्चा उठा रहे हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ के जो सांसद अवधेश प्रसाद उनके ऊपर लगा रहे हैं कि जब अभी तक वो वहां पर विधायक रह चुके हैं, वहां से सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हुई है, जब विधायक रहते वहां पर कुछ नहीं कर पाए, वहां के लोग नाराज है। तो ऐसे में उनके परिवार को टिकट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। ये परिदृश्य है यहाँ का। ऐसे में जब चंद्रशेखर रावण ने भी बिगुल फूंका है, तो यहाँ का ये जो चुनाव है बहुत ही रोमांचक होता सा नजर आ रहा है। ठीक है, मैं लौटता हूँ। लगातार हमारे साथ निकिता बनी हुई है। निकिता, जिस तरीके से हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आते हैं, उसके बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये झटका दिया, लेकिन अब उपचुनाव होने हैं, समीकरण बन सकते हैं पक्ष में, या फिर विपक्ष एक बार मजबूत होता हुआ नजर आएगा? चुनाव के जो परिणाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का नारा दिया था अब की बार 400 पार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बोल रहे थे कि सपने देखने का हक सबको है और खुली आंखों से भी सपने देखने चाहिए। और यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश का जो समीकरण था उसने ये जो इनका लाइन था अब की बार 400 पार का, वो कहीं ना कहीं उसको डगमगा दिया। और साथ ही साथ इस बार जिस तरीके से इंडी गठबंधन का प्रदर्शन रहा, उससे कहीं ना कहीं उत्साह लगातार बना रहा। जिस तरीके से अभी मेरे सहयोगी शबाब भी ने एक चीज बोली, उन्होंने ये चीज बताई कि समाजवादी पार्टी अब अपना चाहती है कि वो इस तरीके से बना रहे, और यही एक प्ले कार्ड है जिसमें समाजवादी पार्टी अपना जो बाई इलेक्शंस है वो खेलेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अहम चुनौती है, एक कमबैक करने का अच्छा फैक्टर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बाई इलेक्शंस और उसके बाद सीधे साफ तौर पर 2027 के विधानसभा इलेक्शन बेहद मायने रखते हैं। यही एक वजह है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लीग से हटकर जो तैयारियां हैं उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। निजी तौर पर अगर बात की जाए इंटरनल न्यूज, अभी भारतीय जनता पार्टी एज अ कैंडिडेट अपना नाम फाइनल नहीं कर पाई है, और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पर बने रहे हैं। अगर मैं लगातार उनके दौरों की बात करूं, जिस तरीके से वो गोंडा गए थे, अब साथ ही साथ अयोध्या अम्बेडकर नगर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर रणनीति जरूर प्ले करेगा। और क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो इस बार, क्योंकि जनता जनता ने एक बदलाव के लिए जो भी डिसीजन दिए, अगर उनका बदलाव से वो नाखुश रहे तो वो कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट्स को और साथ ही साथ जो इलेक्शन है इसका रुख भी बदल सकते हैं। और यही एक वजह है कि जिस तरीके से पार्टी वर्कर्स में नाराजगी, पार्टी वर्कर्स के साथ
संगठन के साथ जो अधिकारी हैं लगातार ठीक है। नाराजगी चल रही थी, इन सभी को दूर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। कमान जो संभाली है 2 सीटों की, उसका जायजा लेने पहुंचे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं कटहरी विधानसभा की बात करूं तो जिस तरीके से उपचुनाव से पहले ये दौरा भी काफी अहम है, मुख्यमंत्री उपचुनाव से पहले यहाँ की उन्होंने कमान संभाल ली है, आज ही ग्राउंड रिपोर्ट भी ले रहे हैं। यहाँ पर 22 में भी भाजपा ने निषाद पार्टी को ये सीट दी थी। निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी। निषाद पार्टी की जो अवधेश द्विवेदी हैं, समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा से वो चुनाव हार भी गए थे। अब ये सीट लालजी वर्मा के सांसद बन जाने से क्योंकि खाली हो गई थी और यहाँ उपचुनाव होना है और माना जा रहा है कि बीजेपी सीट इस बार अपने पास ही रखेगी। कई मनमुटाव भी हुए हैं, हालांकि सहयोगी और घटक दलों से वो सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन अब ये सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखकर भी इस पर आगे बढ़ना चलिए चाहती ठीक है। अनिल, निकिता और शबाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। विस्तार से आप लोगों ने जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल उपचुनाव को लेकर तैयारी लगातार चल रही है। देखने वाली बात यह रहेगी कि पार्टी किस तरीके से तैयारी करती है, या समाजवादी पार्टी की बात कर लें या फिर बीजेपी की बात कर लें, अपने स्तर पर तैयारी है, लेकिन जनता किसके पक्ष में माहौल बनाएगी ये समय बताएगा। इस खास पेशकश में भी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।